नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक विषय विज्ञान के अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वनोन्मूलन। क्या है वनोन्मूलन? किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए या फिर यूं कहें कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वनों को नष्ट कर देना वनोन्मूलन कहलाता है। मनुष्य वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वनोन्मूलन के कारण क्या क्या हैं। हम जानते हैं कि लकड़ी का अनेक कार्यों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। तो इस सब के लिए लकड़ी कहाँ से आती है? वनों से। उनके पेड़ों को काटकर वनों से पेड़ों को काटा जाता है, तभी तो हम लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बना पाते हैं। घरों का निर्माण करने में देखिए, जनसंख्या में दिन ब दिन इतनी वृद्धि हो रही है कि परिवार बढ़ रहे हैं और घरों की आवश्यकता बढ़ रही है। तो मनुष्य वनों को काटकर जो जमीन प्राप्त होती है उस पर घरों का निर्माण कर रहे हैं। कारखानों का निर्माण हो रहा है। वनों को काटकर जो भूमि प्राप्त होती है उस पर खेती करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक गर्मी बढ़ जाने से, सूखा पड़ने से वनों में आग लग जाती है। कई बार आपने भी अखबार के माध्यम से, रेडियो, टीवी के माध्यम से सुना होगा कि वनों ने आग पकड़ लिया, वनों में आग लग गई है। क्योंकि जब बहुत अधिक सूखा पड़ता है तो पेड़ सूख जाते हैं और फिर जो रेल होती है उसके पहिए की एक चिंगारी ही काफ़ी होती है वन में आग लगाने में। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य द्वारा जैसे सिगरेट पीकर, बीड़ी पीकर या आग जलाकर वो वनों में डाल देते हैं और वन आग पकड़ लेते हैं और इस प्रकार पूरे वन नष्ट हो जाते हैं। अब वनोन्मूलन के क्या परिणाम होते हैं? वनोन्मूलन के होने से पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि हो जाती है। अब पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि कैसे होती है तो जानते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, पेड़ों में होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इस भोजन बनाने के लिए वो किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब जब पृथ्वी पर वृक्ष कट जाएंगे यानी कि वृक्ष कम हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम होने से वायुमंडल में इसका स्तर या इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है। यह ऊष्मा धरती से वापस परावर्तित होकर वायुमंडल में जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस ऊष्मीय विकिरण को ग्रहण करती है। तो क्या होता है? इससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, यानी कि धरती के वातावरण के तापमान में लगातार विश्वव्यापी बढ़ोतरी होती है। प्रदूषण, कारखानों से निकला हुआ कचरा, प्लास्टिक, विषैले पदार्थ, रसायन और धुआं सभी क्या करते हैं? बहुत अधिक प्रदूषण करते हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने से जल चक्र का संतुलन भी बिगड़ जाता है। जल चक्र क्या होता है? आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जल कितने रूप में मिलता है? एक तो द्रव के रूप में मिलता है और दूसरा ठोस के रूप में। द्रव के रूप में कहाँ मिलता है? सागरों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में। और ठोस के रूप में जैसे कि हिमनद या ग्लेशियर। अब सूर्य के ताप से
या सूर्य की ऊष्मा से जल वाष्प में परिवर्तित होता है और वाष्प संघनित होकर बादल में परिवर्तित होती है। ये बादल कहीं ठोस के रूप में और कहीं जल के रूप में जैसे वर्षा करते हैं और इससे जल की कुल मात्रा पृथ्वी पर स्थिर रहती है। परंतु जल चक्र का संतुलन बिगड़ने से वर्षा दर में कमी आ जाती है और जिससे सूखा पड़ता है और जो भूमि के जल का स्तर है उसका निम्नीकरण हो जाता है। फिर आता है मृदा के गुणों में परिवर्तन। मृदा के गुणों में परिवर्तन कैसे आते हैं? देखिए, मृदा की उर्वरकता या उसके गुण जैसे पोषण तत्व, गठन इत्यादि वृक्षों की कमी से प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत हटती है और नीचे कठोर चट्टानें दिखती हैं जिसमें नमी व उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि के मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने को ही हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। एक उर्वर भूमि किस तरह से वृक्ष कटने से मरुस्थल में बदल जाती है। अब आता है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है? देखिए, व्यक्तिगत प्रयासों, सामाजिक प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों और वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए नियम, विधियां और नीतियां बनाती है समय समय पर। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र हैं। प्राकृतिक वनों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए भारत वन अधिनियम है। जैव मंडल आरक्षण। जैव मंडल आरक्षण क्या है कि पृथ्वी का वह भाग जो जीवों के रहने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, उपयोगी है। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। अब आता है जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यकता है जैव विविधता के संरक्षण की? जीवों के जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपनी विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? वन्य जीवन, पौधों, जंतु, संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, जैसे कि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह कंटेंट समझ आया होगा।